हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रहा है। इसमें अभी तक हमने चैप्टर नंबर 6 तक कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक जो है हमने बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो कुछ भी किया है उन सब का समरी बनेगा चैप्टर नंबर 7 के अंदर, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाए जाते हैं। जब भी किसी को अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस या फिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति पता करनी होती है, तब कोई भी बिजनेस अपने फाइनल अकाउंट, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सोल प्रोप्राइटरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एक बिजनेस का फॉर्म होता है, उसके लिए बना रहे हैं। कंपनी अकाउंट्स के लिए जो है या कंपनीज के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उनका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है। लेकिन चाहे आप किसी के लिए ही, किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, उन सबका कॉन्सेप्ट सेम रहता है। आज के लेक्चर के अंदर हमारा मेन फोकस रहेगा सबसे पहले आपको फाइनल अकाउंट्स का पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट बताना, उसके बाद इनका फॉर्मेट बताना, ना कि केवल फॉर्मेट बता के छोड़ देना। क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो फॉर्मेट अपने आप समझ में आएगा और आप आराम से किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप के या किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट बना करके उस बिजनेस का प्रॉफिट लॉस या फिर उसका फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभी तक हमने क्या किया है बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, क्योंकि इस चैप्टर के बाद में हम एडवांस लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ओर बढ़ जाएंगे। और मैंने कितने सारे लेक्चर में बोला है, बेसिक लेवल अच्छे से आएगा तभी एडवांस लेवल कर पाओगे। तो बेसिक लेवल के अंदर मेन हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो जर्नल एंट्रीज बनाना था। जिस स्टूडेंट्स को या जिस भी बंदे को जर्नल एंट्रीज को बनाना आ गया, क्रिएट करना आ गया, वो फिर सब्सिडरी बुक्स भी बना लेगा। और जिसको जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स बनाना आ गया, वो आगे फिर इनकी मदद से ही क्या बनाएगा, लेजर। यानी कि जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स को लेजर के अंदर क्या कर देगा, पोस्ट, जिसको हम पोस्टिंग लेजर भी बोलते हैं। और लेजर एक बार बनानी आ गई तो फिर उसके बैलेंस निकलेंगे, और लेजर के बैलेंसेस की मदद से हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझा था। ट्रायल बैलेंस अगर अच्छे से आपने बनाना सीख लिया और आपने प्रिपेयर कर लिया, तो उस ट्रायल बैलेंस की मदद से आप बनाते हैं फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फाइनल अकाउंट है, ये बनते हैं 3 टाइप के। इसमें एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट या किसी भी बिजनेस का ग्रॉस लॉस पता चलता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है आगे हम समझेंगे। फिर बनाते हैं हम पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे हमें किसी भी बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपको कितना हुआ वो पता चलता है। एक बार जब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल जाता है, तो फिर उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की मदद से और भी बहुत सारी चीजें हमको क्वेश्चन में दे रखी होगी, उन सब से हम बनाते हैं किसी भी बिजनेस का बैलेंस शीट। और उस बैलेंस शीट से हमें उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि आर्थिक स्थिति कैसी है वो पता चलता है। और इन फाइनेंस अकाउंट के, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे यूजर्स होते हैं। अब देखो, सबसे पहले ओनर होता है, मालिक होता है, वो ये पता चाहता है कि भाई हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेल कितनी बढ़ रही है। जो बैंक है वो ये चाहती है कि इस बिजनेस को लोन दे या नहीं दे, तो वो कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करेंगे। तो ये बहुत यूजफुल रिपोर्ट या यूजफुल चीज होती है एक बिजनेस के लिए। अब अगर ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट का सीधा सीधा मैं आपको फॉर्मेट समझा दूं तो समझ तो आ जाएगा, फिर वो रट्टे मारने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप रट्टे मार के याद करें, मैं आपको इनका कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट कराने से पहले थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें सबसे पहले एक्सपेंडिचर्स के टाइप्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, जो मैंने यहां चार्ट बना रखा है, पहले से बना लिया ताकि आपका टाइम बच जाए। टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं 2 टाइप के खर्चे, 2 टाइप के एक्सपेंडिचर। एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
इनको हिंदी में आयगत व्यय बोला जाता है। एक होते कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिनको हिंदी में पूंजीगत खर्चे बोला जाता है। अब ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना, ये वो खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट किसी भी बिजनेस को केवल 1 साल के अंदर अंदर तक मिलता है। अब आप बोलोगे सर खर्चा करेंगे और बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल, यकीन नहीं हो रहा हो तो 50-100 रुपए लेके जाइए बाजार के अंदर, खर्च कीजिए, उसके बदले में कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ना। 10 रुपए का चिप्स भी खरीदेंगे तो खर्चा तो हो गया 10 रुपए का, लेकिन वो चिप्स का स्वाद भी तो मिलेगा। मोबाइल फोन खरीद लिया, खर्चा हो गया, लेकिन स्मार्टफोन भी तो आया, बेनिफिट भी तो हुआ, उसका यूज भी तो करोगे। जब भी हम कुछ खरीदते हैं, कुछ एक्सपेंस करते हैं, तो उसका बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट अगर 1 साल तक मिल रहा है तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और अगर वो बेनिफिट 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मिल रहा है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ऐसा क्यों? देखो, जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना, इनके एग्जांपल मैं दूं, जैसे सैलरी दे दिया तो एक एम्प्लॉय साल भर काम करेगा तो साल भर की सैलरी लगेगी। रेंट पे कर दिया बिल्डिंग का, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, तो अगर आपका 1 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो 1 साल का ही पे करोगे ना, उतना ही बेनिफिट मिलेगा आपको। तो ये जो खर्चे होते हैं ये रेवेन्यू में से किए जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आपको। रेवेन्यू में से मतलब आय में से, मतलब आपकी कमाई में से। देखो, हर बिजनेस डे टू डे कुछ ना कुछ कमाई करता है ना, उसमें से जो खर्चे होते हैं ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, उसका बेनिफिट केवल 1 साल तक मिलता है। लेकिन ऐसे एक्सपेंडिचर जो हम कमाई में से नहीं करते हैं, हम हमारी कैपिटल में से करते हैं, उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उनका बेनिफिट कई साल तक मिलता है और ये बड़े खर्चे होते हैं। जैसे मशीनरी खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, तो ये कमाई में से थोड़ी होगा, ये तो कैपिटल जो बिजनेसमैन ने लगाई है उसमें से ही होगा। तो इसलिए इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो जो कमाई में से खर्चे किए जाते हैं, रेवेन्यू में से किए जाते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, उनका बेनिफिट 1 साल तक मिलता है। जो कैपिटल में से खर्चे किए जाते हैं, जो बड़े खर्चे होते हैं, और उनका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा। बिल्डिंग कई सालों तक यूज करेंगे, फर्नीचर कई सालों तक यूज करेंगे, मशीनरी कई सालों तक यूज करेंगे, वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि कैपिटल में से किए जाते हैं। आया समझ में? ओके जी। अब यहां पर फर्दर एक चीज और समझनी है, सर ट्रेडिंग और पीएनएल का क्या यहां पर कनेक्शन है, तो बताता हूं। सबसे पहले फोकस करते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। अब ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना, जो कि रेवेन्यू में से किए जाते हैं, 1 साल तक बेनिफिट मिलेगा, ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट। एक सेकंड बस। एक होते हैं डायरेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट। रेवेन्यू भी 2 तरह के होते हैं सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट सीधा, इनडायरेक्ट टेढ़ा मेढ़ा। देखो, डायरेक्ट का मतलब है ऐसे खर्चे जो डायरेक्ट फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। गुड्स को परचेज करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, जो वहां पर मजदूर यानी कि जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको वेजेस पे करना, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना। जो मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना अपन, मैन्युफैक्चरिंग ही बोलते हैं, उससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, गुड्स परचेज करने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, वो डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। और इनडायरेक्ट खर्चे वो होते हैं जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होते। तो सर किससे होते हैं? ऑफिस से रिलेटेड। एसी लगा हुआ है, ऑफिस बना हुआ है, एकदम शांति लगी पड़ी है, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वर्कर नहीं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको सैलरी देते हैं, वर्कर को वेजेस देते हैं। या फिर सेलिंग का खर्चा हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो गया। ऑफिस, एडमिन, मैनेजमेंट, सेलिंग, इससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं ना, वो इनडायरेक्ट होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होते। डायरेक्ट, जैसे ये पेन बनाया, तो पेन बनाने के, मैन्युफैक्चरिंग के जो खर्चे हो गए वो डायरेक्ट। इस पेन को बेचने के, इसको पैक करने के, इसको डिजाइन करने के जो ऑफिस के खर्चे हो गए, वो हो गए आपके इनडायरेक्ट, क्योंकि ये ऐसे खर्चे जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है किसी प्रोडक्ट की, वो डायरेक्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। इनडायरेक्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखो, समझ में तो आ गया। अब यहां देखिए डायरेक्ट खर्चे कौन कौन से होते हैं, जैसे गुड्स परचेज किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, फैक्ट्री, वेजेस, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, यानी कि इनको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं ना, जैसे ऑफिस, एडमिन, सेलिंग, सैलरी पे कर दिया, ऑफिस का रेंट पे कर दिया, एडवर्टाइजमेंट करवा दिया, ट्रेवलिंग पे चला गया, सेल्समैन हायर कर लिया, ये सारे खर्चे जो है ये पीएनएल में जाते हैं, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। सर दोनों जाते तो डेबिट में ही है, क्योंकि नॉमिनल रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट।
ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, तो यहां तो एक्सपेंस की बात चल रही है तो डेबिट में ही लिखेंगे। बट डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, इनडायरेक्ट है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं यहां पर। आया समझ में? अब आ जाते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की ओर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं होते, कैपिटल ही होते हैं। वो कैपिटल में से किए जाते हैं, बड़े खर्चे होते हैं। इनको ना ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना, ना बैलेंस, ना पीएनएल अकाउंट में दिखाना है, ये सीधा शो होंगे बैलेंस शीट के अंदर। जैसे एसेट परचेज कर ली, बिल्डिंग परचेज कर ली, मशीनरी परचेज कर ली, फर्नीचर परचेज कर लिया, तो कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। हाँ, इनके ऊपर अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है, एसेट्स के ऊपर जो फिक्स एसेट्स होती है उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो डेप्रिसिएशन जो है वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। आई होप थोड़ा बहुत आपको डेप्रिसिएशन के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो बताऊंगा। आया समझ में? ये हो गया टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, उससे आपको समझ में आया कौन सा एक्सपेंडिचर कहां जाएगा फाइनल अकाउंट के अंदर। ऐसे कैसे होते हैं टाइप्स ऑफ इनकम, वो भी दो टाइप की होती है, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल। वही रेवेन्यू इनकम मतलब जो गुड्स बेच करके जो डे टू डे हम कमाई कर रहे हैं वो रेवेन्यू खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कमाई रेवेन्यू इनकम। और कैपिटल इनकम वो होती है जो डे टू डे नहीं होती, कभी कभार हो जाती है। जैसे कोई पुरानी एसेट पड़ी थी बेच दिए, कुछ इन्वेस्टमेंट पड़े थे वो बेच दिए, तो वो हो गया आपका कैपिटल इनकम। जो कैपिटल इनकम होती है उनको हम बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं, और इनको इनकम भी नहीं बोलते, एक्चुअल में इनको रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है, इनकम वर्ड मैंने यहाँ यूज जरूर किया है, इनको बोलते हैं हम रिसिप्ट्स हैं। क्या बोलते हैं, रिसिप्ट्स। जैसे लोन ले लिया तो पैसा आया ना, रिसिप्ट आई ना, तो वो जो रिसिप्ट है वो हम कहाँ देखेंगे, पैसा लोन लिया है तो क्या कमाई करी है क्या, नहीं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। कोई एसेट बेच दी, पैसा आया, बैलेंस शीट की कैश में ऐड हो जाएगा। जो रेवेन्यू इनकम या जो रिसिप्ट होती है वो फिर दो तरह की होती है एक्सपेंडिचर की तरफ, एक तो होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो डायरेक्ट है उसको हम कहां शो करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम है। और जो इनडायरेक्ट होगी उसको कहां शो करेंगे, उसको करेंगे पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम है। खर्चा होगा तो डेबिट में दिखाते। सर यहाँ डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट मतलब जो गुड्स है उसको बेचा आपने। डायरेक्ट का मतलब यहां पर है कि जो आप डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करके जो कमाई कर रहे हो वो डायरेक्ट इनकम हो गई आपकी। इनडायरेक्ट का मतलब आपका मकसद तो नहीं है लेकिन फिर भी हो गई, वो इनडायरेक्ट हो गई। जैसे मेरा जो मेन इनकम का सोर्स है, मेन जो रिसिप्ट है वो कोर्सेज जो सेल होते हैं हमारे ऐप के अंदर वो है, तो वो डायरेक्ट रिसिप्ट हो गई, डायरेक्ट इनकम हो गई। लेकिन जो यूट्यूब है वो उस पर एड के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब देता है, आपको पता है यूट्यूब से भी अर्निंग होती है, ये जो अर्निंग होती है वो इनडायरेक्ट हो गई, वो कोर्सेज सेल करने से नहीं। या कोई इंटरेस्ट मिल गया, किसी को लोन दिया था, या कोई एक रूम खाली पड़ा था रेंट पे चढ़ा दिया, वो रेंट से रिसीव्ड हो गई। कहीं किसी बिजनेस कंपनी के हमने शेयर्स खरीदे, वहां से डिविडेंड मिल गया, वो इनडायरेक्ट हो गया। ओके, समझ में आ गया आपको? यहां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सेंस ये। पर डायरेक्ट इनकम आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करनी है और इनडायरेक्ट अकाउंट को पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करना है। और अगर आपका कैपिटल इनकम है, यानी कि रेवेन्यू इनकम है ही नहीं, रेवेन्यू रिसिप्ट है ही नहीं, तो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे जाएगा। अगर कोई एसेट बेच दी और उस एसेट के ऊपर कुछ प्रॉफिट या लॉस हो गया तो उसको फिर हम पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे। उसका मैं आपको आगे प्रेजेंटेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो उसका एक एडजस्टमेंट आएगा, उस एडजस्टमेंट के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट के भी दो चैप्टर होंगे, एक फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, एक वो भी पार्ट आएगा। दो पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। आइए अब मैं आपको इनके फॉर्मेट बताता हूं। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट इस तरीके से होता है। ये मैंने आइटम्स जानबूझ के लिखे हैं ताकि टाइम बच जाए अपना। देखो, इसके ऊपर हमें लिखना होता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी आपका ईयर है। ये क्रेडिट साइड, ये हो गया आपकी डेबिट साइड। यहाँ पर्टिकुलर आता है, यहाँ कॉलम में रुपीज, ये पर्टिकुलर, और ये आ गया आपका रुपीज।
ये क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर और रुपीज, ये डेबिट साइड का पर्टिकुलर और रुपीज। ओके, ठीक है जी सर। अब देखिए एक चीज, जो डेबिट साइड है ना, इसमें जितने भी आइटम लिखते हैं ना, उनके आगे टू वर्ड लिखना होता है। क्या लिखना होता है? टू। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम सर क्या लिखते हैं, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर। और जो क्रेडिट साइड है उसमें हम बाय वर्ड लिखते हैं, थोड़ा सा बाय, जगह कम है, बाय। वो तो आपको पता ही है, हम लेजर जब बनाते थे तब ऐसा करते ही थे ना। ओके, अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ये जो कुछ हमने लिखा है, ये क्या है? ये है आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कौन से? रेवेन्यू। एक तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, उसमें भी कौन से? डायरेक्ट वाले, जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड है। जैसे देखो, ओपनिंग स्टॉक, पहले से कितना स्टॉक पड़ा है, फिर परचेजेस, कितना और खरीदा, वेजेस यानी कि मजदूरों को कितनी मजदूरी दी, कैरीज और फ्रेट इनवर्ट, गुड्स परचेज करके जब ऑर्गेनाइज फैक्ट्री तक लाए उसका खर्चा, पावर फ्यूल और लाइटिंग किसका? देखो फैक्ट्री का। ऑक्ट्री, इंपोर्ट ड्यूटी, डॉक चार्जेस, ये भी एक तरह के टैक्सेस हैं जो गुड्स को परचेज करने पे लगते हैं। रॉयल्टी और प्रोडक्शन, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, देखो क्या बोला? डायरेक्ट एक्सपेंस। रेवेन्यू में भी डायरेक्ट एक्सपेंस की बात चल रही है, तो ये बात कर रहा हूं। ये देखो, ये लिखे हैं जो एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंडिचर, उसमें भी रेवेन्यू, रेवेन्यू में भी कौन से? डायरेक्ट एक्सपेंस। कहां? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं हम ये इनकम, वो भी कौन सी? रेवेन्यू। और वो कौन सी? डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या आता है? अधिकतर सेल्स जो करते हैं गुड्स का, वो, तो वो यहां लिखा हुआ देखो, बाय सेल्स, ये सेल्स, सॉरी, ठीक है, ये सेल्स। हाँ, एक क्लोजिंग स्टॉक हम जरूर लिखते हैं यहां ओपनिंग डेबिट में, और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। सेल में से सेल रिटर्न लेस करना है, परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करना है। उसके बाद में जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड की टोटल कर लो, उसमें से डेबिट के खर्चे लेस कर दो, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम लिखी, लेकिन कौन सी? ये दोनों रेवेन्यू नेचर की। कैपिटल नेचर का तो वैसे भी ट्रेडिंग पीएनएल में कुछ आता ही नहीं, ना एक्सपेंस ना इनकम। रेवेन्यू नेचर के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, रेवेन्यू नेचर की इनकम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लेकिन ये जो भी एक्सपेंस और इनकम थी ये डायरेक्ट थी। तो सर डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम जो रेवेन्यू नेचर की है वो कहां लिखेंगे? वो लिखेंगे यहां पर पीएनएल अकाउंट के अंदर। ये पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट है, थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूं। ये देखिए, ये आपका पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट है। हम क्वेश्चन करेंगे ना बहुत सारे, तो वहां पर बार बार ये बनेगा, तो आप यूं टेंशन मत लेना, बार बार हम इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, वही ईयर एंड पे बनता है ना। मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके बता रहा हूं, अभी तो मैं आपको सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं कि भाई ये इस तरीके से बनते हैं, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। ओनली फॉर्मेट समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, न्यूमेरिकली करेंगे हम इनको। अब देखिए, जो यहां से ये ग्रॉस प्रॉफिट था ना, ये वाला, इनकम में से एक्सपेंस लेस किए, डायरेक्ट इनकम में से डायरेक्ट एक्सपेंस लेस किए, तो यहां से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट सीधा ट्रांसफर हो जाता है पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि आपको पता है एक्सपेंस डेबिट साइड में और इनकम क्रेडिट साइड में आती है। नॉमिनल रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो यहां पर जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो इधर आएगा। इसमें भी डेबिट साइड में सब जगह हम 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 वर्ड लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में सब जगह क्या लिखेंगे? बाय। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। उसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसकी बात कर रहा हूं, देखो बता देता हूं, इसकी बात कर रहा हूं। रेवेन्यू, सॉरी रिसिप्ट नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसमें भी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ऑफिस, एडमिन, सेलिंग से रिलेटेड, वो पीएनएल के डेबिट में आते हैं, तो वो यहां लिखेंगे पीएनएल अकाउंट की डेबिट में। ये रहा पीएनएल अकाउंट आपका
थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। देखिए ऑफिस सैलरीज, वेजेस नहीं है यहां पर, ऑफिस सैलरीज, रेंट टैक्स ऑफिस, कैरिज आउटवर्ड, एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग, पोस्टेज, इंश्योरेंस, बैड एप्स, प्रोविजन, डिस्काउंट, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो रेवेन्यू, लेकिन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते। और सर क्रेडिट साइड में क्या है, सब जगह देखो ये सब क्या है, ये इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट रिसिप्ट है, क्योंकि डायरेक्ट तो क्या होता है सेल्स, ये क्या है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट जो कमाई हुई इसमें देखो क्या है, जीपी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट तो आगे से ट्रांसफर हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, बैड डेब्ट्स रिकवर हो गए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अदर कोई भी इनडायरेक्ट इनकम जो बिजनेस का मेन फोकस नहीं है लेकिन हो गई कमाई, तो ये सब जो है इनडायरेक्ट इनकम इधर आ जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, जीपी के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट से यहां आया है उसके अंदर ये सारी जो इनडायरेक्ट हमको रिसिप्ट हुई है, इनकम हुई, वो जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में ये देखो ये ऐड कर देंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, सारे खर्चे जो डेबिट साइड में दे रखे हैं, ये सारे के सारे खर्चे देखो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब लेस कर देंगे, तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, ये देखिए नेट प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ अगर खर्चे ज्यादा हुए तो इधर बाय साइड में नेट लॉस भी आ सकता है। ओके जी, ठीक। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये सीधा जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, कहां जाएगा मैं बताता हूं अभी आपको। ये है आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पहले लाइंस ड्रॉ कर देता हूं, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट जो एक स्टेटमेंट है, सबसे पहले बैलेंस शीट क्या है, एक तरह का स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है, तो इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। ओके, ये चीज थोड़ी ध्यान रखना। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, मैं अभी बड़ा भी कर दूंगा इसको, ये देखिए ये आपका बैलेंस शीट है। अब इसमें क्या आता है, सब कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस यानी कि एसेट खरीदी होगी आपने, कैपिटल नेचर का जो है इनकम यानी कि वो एसेट बेच दी होगी तो कैश में ऐड हो जाएगी, और अगर कोई लोन ले लिया है तो लायबिलिटी में आ जाएगा, कैपिटल लायबिलिटी में आ जाएगी। तो कैपिटल नेचर का जो भी रिसिप्ट होता है, एक्सपेंस होता है, वो यहां आता है। और कैपिटल नेचर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे भी हम करते नहीं है। ये है फॉर्मेट बैलेंस शीट का। ये लायबिलिटीज है। अब लायबिलिटीज में आप देखिए, लायबिलिटीज में क्या है, जैसे कैपिटल, कैपिटल के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट। नेट लॉस हुआ तो लेस हो जाएगा, नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऐड, ये वाला जो पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाला है ना, ये जाके कैपिटल में ऐड हो जाएगा लायबिलिटी साइड में। नेट लॉस हुआ तो लेस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा, ड्रॉइंग लेस हो जाएगी। ये तो हो गए कैपिटल के एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लेस हो जाएगी, ये ध्यान रखना। उसके अलावा जो भी लायबिलिटी है, कौन कौन सी हो सकती है, जैसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई, बैंक से लोन ले लिया, करंट लायबिलिटी में आपके क्रेडिटर हो गए, गुड्स उधार खरीद के लाए हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब खर्चा हो गया लेकिन पेमेंट नहीं किया, कोई इनकम आपको जो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो गई हो, तो ये सब आपकी लायबिलिटीज होती है। एसेट्स के अंदर आपका देखो क्या क्या आता है, फिक्स एसेट्स जिसमें आपका बिल्डिंग हो गया है ना, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब फिक्स एसेट्स होती है, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके बाहर लिखना होता है। इन्वेस्टमेंट, आपने किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। करंट एसेट्स के अंदर आपका स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बीआर हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अदर करंट एसेट्स, ये सब एसेट्स और लायबिलिटीज है। तो ये फॉर्मेट है। इसको आगे जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको इनके क्वेश्चंस कराऊंगा, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अब देखिए, मुझे भी पता है आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप ले सकते हो, लेकिन उसमें इतना मजा नहीं आएगा। मैं क्या करूंगा, ये जो लेक्चर है आज का फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर जो ये फर्स्ट है, जिसमें मैंने बोर्ड पे ये जो सब कुछ लिखाया है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आपको पता है हमारा टेलीग्राम चैनल है CWG for BCom, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं ये वाला जो फॉर्मेट वाला जितना भी मैंने समझाया ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अब वहां से डाउनलोड करके इसको नोट कर लेना। बस डेट याद रखना, आज है 18 अगस्त, तो 18 अगस्त की डेट को ये आपको मिलेगा। ओके, 18 अगस्त 2025। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और प्लीज़ इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर यूट्यूब पे लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।